मैं मजलिस के तरफ से है तो अबू आसिम साहब को ये कह रहा हूँ कि आप भी मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम दावत देते हैं कि आप मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आप असद अवैसी साहब मिलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कैसी बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। वरना हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी, आप सवाल करेंगे मैं बोलूँ? जी, देखिए हम यहाँ पर 2 दिन के लिए मैं इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से, और हमारे अहमद बलाला साहब जो मुंबई का कामकाज देखते हैं मजलिस का, वो यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, उनके तरफ से भेजे गए थे ये देखने के लिए कि हम मजलिस का एक तो काम किस तरह से चल रहा है और आगे किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कैसे आगे काम ले जाया जाए। इस ताल्लुक़ से लगातार हम पिछले 2 दिनों से हमारे अलग अलग इलाक़ों के अंदर पार्टी के दफ्तरों का इनाग्रेशन कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स से मिल रहे हैं, अभी लेडीज़ विंग आई है उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बेसिकली मकसद यही है कि आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से पार्टी को मजबूत कर सकें और कैसे आगे जा सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से हम लोग एक रिव्यू लेने के लिए आए हैं। और यहाँ से लगातार ये रिव्यू का जो एक सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि असद साहब का पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुंबई के अंदर हम लोगों ने अच्छा काम करना चाहिए। फैयाज़ साहब जब से यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। साथ ही साथ हमारा वुमेंस विंग के जो प्रेसिडेंट है, हमारे पार्टी के पुराने जितने भी लोग हैं वो सभी साथ में मिलकर लगे हुए हैं। वारिस पठान हो या और भी हमारे दूसरे जितने भी लोग हैं सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। लक्ष्य हमारा ये है कि मिशन मुंबई हम लॉन्च करने के लिए आए हैं। सर, गठबंधन मतलब कोई अदर पार्टी से गठबंधन करोगे या अकेले ही चुनाव लड़ने का? देखिए अभी तक ऐसा कोई चर्चा तो नहीं हुई है। अगर कुछ हमारे फ़ायदे का अगर कुछ बात बनती है कुछ अच्छे तरीके से, तो यकीनन हमारे पार्टी के जो मुंबई के अध्यक्ष है फैयाज़ साहब इस ताल्लुक़ से बात करेंगे, और जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा अगर किसी के साथ अलायंस करना है तो वो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। एक्चुअली जो अभी कोविड थर्ड वेव है इसके मद्देनजर उसको नज़र रखते हुए ही इन फ्यूचर अगर वो कोविड थर्ड वेव आ जाता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग जाता है तो उसको अगर सोच के कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है? नहीं, देखिए मतलब इसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कोविड का थर्ड वेव आएगा तो कब आएगा, कैसे रूप में आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है उसमें। बस ये है कि हमारी तैयारी कोविड थर्ड वेव आए ना आए, हमारी तैयारी जारी रहनी चाहिए, उस हिसाब से हम लगे हुए हैं काम के ऊपर। इस बार जो बकरीद के ऊपर जो मुद्दे चल रहे हैं बहुत से लोग निवेदन दे रहे हैं, तो एमआईएम कैसे काम करेगी इस पे, क्योंकि बहुत से लोग अभी जिनको सही से गाइडलाइंस नहीं मिल रही है ये बकरीद के बारे में, तो इस पे क्या कहना? नहीं, किस तरह की गाइडलाइंस? हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हम फैयाज़ साहब ने ऑलरेडी मेमोरेंडम दिया है। पिछले साल कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मतलब मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 ही ईद होती है, एक रमज़ान ईद और बकरी ईद मनाते हैं। तो बकरी ईद के टाइम के ऊपर जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया था, मेरे हिसाब से हज़ारों की तादाद के अंदर जो बकरे हैं वो गुजरात के बॉर्डर के ऊपर, अलग अलग राज्यों के बॉर्डर्स के ऊपर है तो रोक दिए गए थे कि महाराष्ट्र सरकार उसको आने नहीं दे रही थी। और ऐसे हालात के अंदर हमें खुशी है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष फैयाज़ साहब और हमारे महिला विंग की अध्यक्ष वो भी थे ना साथ में, रिजवाना मैडम, ये सब वहाँ पे जाके गुजरात के बॉर्डर के ऊपर धरना आंदोलन करने के लिए बैठे थे उसमें। लेकिन पता नहीं है कि ये जो सरकार है उसने तय ही कर ली थी कि हम त्यौहार होने ही नहीं देंगे करके,
तो हमको खुद हैरानी हो रही थी कि इस तरह का एक अड़ियल रवैया क्यों सरकार ने अपनाई थी। और ये तो सिर्फ एक शिवसेना की सरकार नहीं है, इसके अंदर तो वो सरकारें भी है जो इतने सालों तक मुसलमानों के वोट हासिल करते आई है, कांग्रेस और एनसीपी के, और वो लोग भी खामोश बैठे हुए थे। तो हमको बड़ी हैरानी हो रही थी। तो इस बार हम अपने तौर के ऊपर तो सरकार से यही कहेंगे कि अब ये जो आने वाला हमारा त्यौहार है इसको अच्छे तरीके से मनाने दिया जाए। और अच्छे तरीके का मतलब ये है, हम एक तरीके से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार आपकी है, आप अगर अच्छे फैसले लेंगे तो हम उसको कबूल करेंगे। नहीं तो एक बात हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो मतलब हमारे लोगों को परेशान करने के लिए, उनको तकलीफ़ देने के लिए, तो हम एक बात उनको बता देना चाहते हैं कि सरकार तुम्हारी रहेगी, हुकूमत हमारी चलेगी। फिर हमको हमारे को ज़ोर ज़बरदस्ती करने मत दीजिएगा। अच्छे तरीके से त्यौहार आए हैं, और हम सिर्फ ईद की ही बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले जितने भी त्यौहार है आपको प्रतिबंध क्या क्या लगाने का है उसके अंदर, वो उसका ख्याल तो हम वैसे भी रखते हैं। और हर एक त्यौहार अभी तक आपको कॉपरेट करके ही सबने ये की है। लेकिन इस तरह से बॉर्डर के ऊपर कितने व्यापारियों का नुकसान हुआ था। लोगों ने है तो ऑनलाइन कहा था कि नहीं आप पैसा नहीं दे सकते, ऑनलाइन लोगों ने पैसा भर दिया था। तो कितने सारे लोगों का इसका नुकसान हुआ था, ये सरकार को सोचना चाहिए था। जैसे कि इमाम पार्टी लोगों के हित में काम करी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं इमाम पार्टी में, लेकिन धारावी विधानसभा क्षेत्र में जो मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ पे आपकी पार्टी के स्टूडेंट विंग प्लस आपकी बेसिक पार्टी में ही आपस में मुठभेड़ चल रहा है। स्टूडेंट विंग एफआईआर करती है, बेसिक पे बेसिक वाले करेगा, तो आप लोग इलेक्शन में कैसे वहाँ से 7 वार्डों में कैसे आप लोग अपनी चुनाव करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मतलब पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा है। 2 इंडिविजुअल्स, 2 शख्सियतों के बीच में झगड़ा हो सकता है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन हम उसको भी बहुत गंभीरता से लिए है उस इशू को भी। और यकीनन हम ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत के अंदर। फैयाज साहब ने भी ये साफ़ किया है। हमने पार्टी की तरफ से भी एक पैगाम सबको देना चाह रहे हैं कि पार्टी का प्रोटोकॉल, पार्टी का डिसिप्लिन हर एक को मेंटेन करने का है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया हूँ तो दूसरे ही दिन उनको घर जाना पड़ेगा उसमें। तो आपको अगर पार्टी के अंदर रहना है तो पार्टी के डिसिप्लिन को मेंटेन करिएगा, पार्टी के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करिएगा। जहाँ जहाँ पर जिसको रिस्पेक्ट देने का है वो रिस्पेक्ट आपको देना ही देना है करके। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अपने इलाके का बहुत ताकतवर इंसान हूँ तो मैं इसको नहीं मानूंगा, उसको नहीं मानूंगा करके उसमें। अब हम एक ये कर रहे हैं कि पार्टी के जो प्रोटोकॉल है, जो डिसिप्लिन है, उसके ताल्लुक से हम रिटर्न के अंदर एक ये दे रहे हैं, और जो भी उसका उल्लंघन करेगा तो उसको हम क़तई मतलब पार्टी है तो बगैर एक्शन लिए हुए रहेंगी नहीं। आने वाले दिनों में पार्टी में कोई नए फेसेस आएंगे। अभी तो बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, हाँ, अभी बहुत सारे लोग जो है अभी आपने देखे है कि हम जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जैसे जैसे पार्टी की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, लोगों को अब एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब किसके साथ जाए। भाई जो लोग हैं तो कांग्रेस के साथ जाते थे, वो इसलिए जाते थे कि उनको शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। जो एनसीपी के साथ जाते थे उनको ऐसा लगता था कि नहीं हम सेना के साथ नहीं जा। अब तो यही एक ही उसके ऊपर आ गए हैं, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट बचा नहीं है सिवाय एमआईएम के। तो वो एमआईएम के पास आएंगे और हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, और लोगों को कहेंगे कि वक्त की और हालात यही चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब बाकी सबको आजमा चुके हैं, अब एमआईएम के साथ में आइएगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी खड़ी होती है वहाँ का वोट काटा जाता है, बीजेपी और सेना को उसमें नहीं, सपोर्ट मिलता है। ये लोग नहीं कहते हैं, ये लोग नहीं कहते हैं। ये वो पार्टियां कहती है जो ये समझती थी कि मुसलमानों का वोट मतलब हमारी जागीर, इसको कोई ले नहीं सकता है और लेना भी नहीं चाहिए, ये हमारी जागीर है। ये कैसा एमआईएम वाले आके तो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं करके। तो जब उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, भाई हम तो एक बात साफ कहते हैं, एमआईएम महाराष्ट्र में आई है, कामयाबी मिल रही है, तो क्यों मिल रही है? अगर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ थे, जो अपने आप को सेक्युलर बोलते थे और कहते थे कि नहीं मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए, अगर आप उनके साथ इंसाफ करते, उनके इलाकों के अंदर तरक्की करते, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते बच्चों को, तो एमआईएम को जगह ही नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि नहीं आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए है तो ये पार्टी है, देखो कांग्रेस हमारा कितना ख्याल रखती है, एनसीपी कितना ख्याल करती है। एनसीपी सत्ता में थी, सिवाय मुसलमान नौजवानों को जेल में भरने के और कोई काम ही नहीं किए थे उन्होंने। अब ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के उनके मुसलमान लीडर्स जो है
हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही लीडर है ना जो मतलब जब विपक्ष के अंदर बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि हमको रिजर्वेशन है तो दीजिए, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिएगा। वो भारतीय जनता पार्टी से जिसको मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। अब जब खुद सत्ता में आ गए हैं तो हर एक के रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुसलमान के रिजर्वेशन की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो अपील करूँगा जितने भी मुस्लिम MLAs और मिनिस्टर्स हैं, 1 महीने का है तो अल्टीमेटम दे दीजिएगा सरकार को कि 1 महीने के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का फैसला करिए, नहीं तो हम रिज़ाइन कर रहे हैं करके। आप ये फैसला करिए, पूरी कौम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाएगी। इसमें हम खुद उनको कंधे के ऊपर बिठा कर है तो शहर के अंदर घुमाएंगे कि ये कौम के हमारे लीडर है करके बताइएगा। लेकिन कुर्सी से चिपक के बैठना है, MLA बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, तो अब काय का कौम वाम कुछ भी नहीं। अब कौम कब याद आएंगी? इलेक्शन आएगा तो फिर कौम याद आ जाएगी उसके अंदर, फिर हमारे जज्बातों के साथ खेला जाएगा करके। करिए ना, आपको मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। कितने ऐसे भाषण हैं उनके कि जहाँ पर जब वो विपक्ष के अंदर थे तो देवेंद्र फडणवीस को बोलते थे कि इनको रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, कोर्ट ने दिया है। अरे आप सत्ता में है ना, आपके एक उसके ऊपर 10 मिनट में आप फैसला कर सकते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला है इनको देना चाहिए करके, लेकिन किसी के मुँह से सुने हैं? अरे मुसलमानों के तो छोड़ो, मुसलमानों के वोट मांगने वाले जो लीडर्स हैं, शरद पवार साहब आते हैं मुसलमानों के पास, NCP के बड़े बड़े दूसरे लीडर्स जो है, मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहिए, मुसलमानों को एजुकेशन नहीं देने का है, मुसलमानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके नहीं देने का है, सिर्फ वोट के हद तक रख डालो इनको। सर आपसे एक क्वेश्चन है, आप मदनपुरा में जो इलेक्शन आने वाले उसका आपका क्या प्लान है? देखिए, लड़ना है, लड़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो वही सर आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लूप होल्स है जिनको पार्टी फुलफिल कर सकती है, जो अभी जो रूलिंग पार्टी नहीं कर रही है, अगर आप उसके बारे में? सबसे बड़ी बात है कि माइनॉरिटी के हुकूक इस सरकार ने छीना है और हम अपने अधिकार लड़ाई, मुल्क को, संविधान को बचाने लड़ाई। दलित हुआ, मुसलमान हुआ, आज सबसे कमज़ोर तबका कमज़ोर से कमज़ोर चला जा रहा है। हमारी कोशिश होगी जितने भी कमज़ोर तबके हैं इनको उठाएं, उनकी लड़ाई लड़ें, मुद्दा ये रहेगा। सर आपसे मेरा सवाल कि आपकी मुंबई जो दौरे चल रहे हैं अभी, आप कितने दिन रहेंगे और आपने कितनी सभाएं की अब तक इस मुद्दे की? नहीं, सभाएं तो हमने नहीं लिए हैं क्योंकि सभाओं के लिए अभी भी मतलब थोड़ा सा हम लोग खुद एहतियात कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी मतलब अभी सभाओं के लिए ये नहीं है। लेकिन हमने मीटिंग्स किए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स किए हैं लगातार कंटिन्यूसली, बगैर खाए पिए है तो हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद फिर आएंगे और भी मीटिंग्स लेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उसमें लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक मुद्दा जो है मैं आपको, चूँकि आप लोगों ने अभी देखा नहीं होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम 100 सीटें लड़ेंगे करके, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा सिवाय राजभोज के और किसी के साथ कोई अलायंस हुआ नहीं है या किसी के साथ बातचीत जारी नहीं है करके। इसके ताल्लुक से अभी समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो रहा है और इससे बहुत नुकसान होगा करके। मैं मजलिस के तरफ से है तो अबू आसिम साहब को ये कह रहा हूँ कि आप भी मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम दावत देते हैं कि आप मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आप असद अवैसी साहब मिलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कैसी बढ़ा सकते हैं हम उसके लिए काम करेंगे। वरना अबू आसिम साहब, जो हाल वहाँ पे हमारे जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जो आज जेल के अंदर है, उनका पूरा परिवार जेल के अंदर है, उनकी क्या हालत हुई है और उनके लिए कौन खड़ा हुआ है। आज़म खान साहब का पूरा परिवार जेल के अंदर है, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जिसको आप सेक्युलर कह रहे हैं ना, मुलायम सिंह का परिवार भी है तो उनके साथ खड़ा नहीं है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी है उसके अंदर ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज़म खान के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं इनकार कर सकता है। बिल्कुल गलत ये है कि मुसलमानों का चेहरा था, जब तुमको वोट मांगना रहता था तो आज़म खान को आगे खड़ा किया जाता था। आज आज़म खान जेल के अंदर है, उसका परिवार जेल के अंदर है, उनकी बीवी उनके बच्चे हैं, तो आज इस तरह से परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप है तो ये सेक्युलरिज्म का है तो ढोंग रच रहे हैं हमारे सामने। मैं आसिम भाई आपको भी अनुरोध कर रहा हूँ, अपनी ताकत को समझिए। गए वो दिन कि जब आप मुलायम सिंह को अपना नेता समझते थे, आप हमारे साथ आइए। कल के दिन मुलायम सिंह और आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह सकते हैं, आप उनके नीचे खड़े रहने का सोचिए मत।
आप उनके साथ खड़े रहने की ताकत है आप में, हम आपको साथ देंगे, चलिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सेक्युलरिज्म का भी ये ढोंग जो है ये पब्लिक अच्छी तरीके से समझ चुकी है। नतीजे जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सेक्युलर का जो ये पिछले 70 सालों से मुसलमानों को ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सेक्युलर वर्ड के नाम के ऊपर, अब मुसलमान उसका कैसा जवाब देते हैं। आप उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह उसकी शुरुआत होगी। ठीक है।